नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। 82% मतदान के साथ असम में आखिरी दौर का चुनाव खत्म। पश्चिम बंगाल में भी भारी मतदान। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर। यूक्रेन में 2 भारतीय छात्रों की हत्या, एक की हालत गंभीर, हमलावर गिरफ्तार। भारत ने कहा यूक्रेन के साथ छात्रों की सुरक्षा का मुद्दा है। कोल्लम हादसे में एफआईआर दर्ज, 5 लोग हिरासत में, मृतकों की संख्या 110 से ज्यादा। हाईकोर्ट में कल सुनवाई। महाराष्ट्र के 21 जिलों में सूखे की समस्या गंभीर। लातूर और नांदेड़ जिलों में पलायन शुरू। लाखों लीटर पानी लेकर लातूर पहुंची ट्रेन। भारत मालदीव के बीच रक्षा समेत 6 क्षेत्रों में समझौते। प्रधानमंत्री मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति की दिल्ली में मुलाकात। आतंकवाद और धार्मिक कट्टरता से निपटने पर जोर। और आइए देखते हैं पहली खबर। केरल पुलिस ने पुतिंगल मंदिर में अवैध आतिशबाजी के बाद भीषण आग की जांच शुरू कर दी है। 5 लोगों को सिलसिले में हिरासत में लिया गया है, जबकि 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 110 तक पहुंच चुकी है, जबकि 383 लोग घायल हैं। केरल हाईकोर्ट के जज वी चिदम्बरेश ने रजिस्ट्रार जनरल को चिट्ठी लिखकर ज़्यादा आवाज़ वाले पटाखों पर पाबंदी की मांग की है और इस मसले पर कल अदालत में सुनवाई होगी। केरल की क्राइम ब्रांच ने पुतिंगल मंदिर में आतिशबाजी के दौरान हादसे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मंदिर समिति के सदस्य और आतिशबाजी का ठेका हासिल करने वाले ठेकेदार समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन पर हत्या की कोशिश समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आतिशबाजी कंपनी के 5 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। विस्फोटकों की जाँच करने वाले केंद्रीय अधिकारियों ने मंदिर परिसर से अहम सबूत जमा किए। For display of the fireworks, which is mandatory under the Explosive Rules 2008. They have flouted other rules also, like firing the fireworks in the night. As per the Honorable Supreme Court's guidelines, one cannot ignite the fireworks after 10 p.m. आतिशबाजी कार्यक्रम के लिए मंदिर प्रशासन को अनुमति नहीं मिली थी। इसके बावजूद कार्यक्रम होने से पुलिस और दूसरे अधिकारी भी सवालों के घेरे में हैं। क्राइम ब्रांच ने कहा है कि सबूत और दस्तावेजों की छानबीन के बाद और लोगों को भी आरोपी बनाया जाएगा। Despite the fact that program was conducted, how it is happened, that also to be enquired. Whether they concealed the explosives, how it is moved to this place, and like that, these things are to be ascertained. सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने सोमवार को अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। उन्होंने मौजूदा जज से इस मामले की जांच कराने की मांग की। The state government will have to pull up its socks. The guilty should be punished, and a proper inquiry with a sitting judge would be better. And in the meanwhile, immediately offer employment to all those who have been, who unfortunately lost their lives. केरल के कोल्लम जिले के पुतिंगल मंदिर में रविवार तड़के भीषण आग लग गई थी। आतिशबाजी के दौरान ये आग लगी और देखते ही देखते 100 से ज्यादा जिंदगियां खत्म हो गईं। जिस गति के साथ डॉक्टर यहां घायलों का इलाज कर रहे हैं, उसी गति के साथ पुलिस ने भी अपनी जांच तेज कर दी है। उम्मीद है कि जल्दी ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और कोर्ट से उनको मुकम्मल सजा मिल जाएगी। लेकिन इस वक्त सजा से ज्यादा सीख की जरूरत है, जिससे इस तरीके की घटनाओं को भविष्य में रोका जा सके। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ कोल्लम से रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टेलीविजन। इस हादसे पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ फ्रंटलाइन की डिप्टी एडिटर टी.के. राजलक्ष्मी है। राजलक्ष्मी, स्वागत है आपका। शुक्रिया। लेकिन उससे पहले हम चलेंगे कोल्लम, जहां पर हमारे सहयोगी रविंद्र शिराण मौजूद हैं, जो कि लगातार वहां पर नजर रखे हुए थे, जो कि ताज़ा घटनाक्रम है उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन के पास है। रविंद्र, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आ रहा है, एक बड़ी बात ये कही जा रही है कि आतिशबाजी इस तरह के मंदिरों का एक चलन सा बन चुका है और ये भक्तों को अपनी ओर खींचने का एक जरिया भी है। इस पर ऑफिशियली वहां पर क्या कुछ लोग बता रहे हैं और क्या इस तरह की आतिशबाजी पर रोक थी, उसके बावजूद इस तरह के कार्यक्रम को अंजाम देने की कोशिश होती है?
देखिए कविंद्र, ये जो मंदिर है जिसमें घटना हुई है, ये करीब 2 सेंचुरी पुराना मंदिर है और यहाँ पर एक लंबे अरसे से इस तरीके की आतिशबाजियों की प्रतियोगिता होती रही है। इस बार प्रशासन ने इसके लिए इजाज़त नहीं दी थी, बावजूद उसके इजाज़त लिखित तौर पर नहीं दी गई थी, लेकिन बैक जो डोर है उसके साथ इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए वहाँ पर पुलिस बल भी मुहैया कराया गया था और वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी रख छोड़ी गई थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर प्रशासन ने वहाँ पर इजाज़त नहीं दी थी तो पुलिस वहाँ पर क्या कर रही थी। और इस तरह की घटना पहली बार नहीं हो रही है, इसके पहले भी देखा जा चुका है कि जो मुख्तलिफ क्षेत्रों में धार्मिक प्रतिष्ठान है वहाँ पर भगदड़ की वजह से कई बार इस तरह के हादसे देखने में आए हैं। लेकिन ये जो था यहाँ पर एक्सप्लोसिव कोई सामान्य तौर पर नहीं थे, करीब 150 से 200 किलो तक एक जगह पर रखे हुए थे और जिस वक्त ये एक्सप्लोसिव में आग लगी है उसका इम्पैक्ट करीब 1.5 किलोमीटर दूर तक वहाँ पे सुनने में आया है और देखने में आया है। आसपास की जो इमारतें थी उनमें भयंकर नुकसान हुआ है और रात को जो हादसा हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा मरने वालों का जो कारण है वो जिस स्टोर हाउस में ये रखी गई थी वो 16 फीट ऊंचा एक कंक्रीट का बना हुआ स्टोर है। जब वो एक्सप्लोजन हुआ तो उसके छोटे और बड़े कंक्रीट के टुकड़े लोगों के सिर में और अलग अलग शरीर के हिस्सों में घुस गए, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मौतें हुई है। उसके बाद भगदड़ मचने से उसके बाद मौतें हुई है। ये 2 सबसे बड़े कारण हैं। लेकिन फिलहाल जो है जांच चल रही है इस मामले की कि आखिर ये लूप होल कैसे सामने आए। दूसरी बात है कि जहां पर केरला में जो देवासम बोर्ड है, ट्रावनकोर देवासम बोर्ड है, वो एक बहुत इन्फ्लुएंशियल ताकत रखता है, खासतौर पर उस वक्त अभी चुनाव जो है वो सिर पर है। कोई भी राजनीतिक दल का अभी तक इसको लेकर के बयान नहीं आया है कि भविष्य में पटाखों के प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए इस तरह के धार्मिक आयोजनों में। यानी कि चुनाव के बावजूद इस पर राजनीतिक दल जो है चुप्पी साधे हुए हैं, बोलने से बच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र इस पूरे अपडेट के लिए। राजलक्ष्मी, जैसे कि रविंद्र ने बताया और जो जानकारियां मिल रही शुरुआती तौर पर कि अनुमति नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वहां पर पटाखों का जखीरा इकट्ठा किया गया और जो एक लिमिट रखी जाती है आमतौर पर उससे कई गुना ज्यादा। क्या सीधे तौर पर कहें कि स्थानीय प्रशासन और मंदिर जो मैं कहूँ कि समिति होती है एक तौर पर मिली भगत दिखती है और जिसके चलते ये हादसा। जी, एक तो मतलब चुनाव का दौर है, ये तो बात साफ है, और दूसरी चीज़ है कि प्रशासन ने जो है इसकी परमिशन नहीं दी थी, ये बात बिल्कुल साफ है। अब उसमें भी एक तरीके का एक सांप्रदायिक ट्विस्ट आ रहा है, क्योंकि प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो टॉप लेवल अधिकारी हैं, वो एक वो जो है एक समुदाय को विशेष को जो बिलोंग करते हैं, तो उसमें कुछ जो धार्मिक संगठनों ने इस बात को का इशू उठाया कि उन्होंने जो है परमिशन जो है नहीं दी, पर इसके जो बावजूद भी वो हुआ। अब ऐसा है कि ये तो बात साफ है कि वहाँ के जो जितनी सारी पार्टियां, अभी बहुत अफसोसजनक जो घटना हुई है और यहाँ पे एक जनरली एक तरीके का एक एटमॉस्फेयर बिल्ड किया जाता है कि अगर जो कुछ भी धार्मिक हो तो उसमें कुछ भी जो दखल अंदाजी देने से प्रशासन भी थोड़ा कतराता है, हिचकता है एक तरीके से। हिचकता है और खासकर चुनाव के समय भी हो रहा है। पर मेरे हिसाब से कि सभी जो राजनीति पार्टियां जो हैं, मतलब उनके जो अभी तक जो आए हैं स्टेटमेंट्स, जो भी वक्तव्य हैं, वो बहुत मतलब ठीक है, वो रेस्पॉन्सिबल ही हैं, ऐसी बात नहीं है कि जो किसी ने भी जो है गैर जिम्मेदाराना कोई स्टेटमेंट अभी तक जो है किया हो। तो ये एक अच्छा है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन अगर मैं केरल में देख रहा था कि करीब 8 से 9 हज़ार जो बड़े मंदिर जो कहूँ, क्योंकि एक बड़ा वहाँ पर एक तरीके से बेल्ट दिखती है, 2.5 से 3 हज़ार मंदिर पर सरकार का नियंत्रण है। करीब सभी मंदिर कोई न कोई इस तरह की गतिविधियां करते हैं ताकि भक्त उनकी ओर आए। बिल्कुल। और इन्हें कैसे रेगुलराइज किया जाए या फिर इनको कैसे इन पर नजर रखी जाए, इसको लेकर क्या बड़ी चूक दिखती है वहां पर? देखिए, ऐसा है कि आज के दौर में मैं मतलब कह रही हूँ कि आज के दौर में धर्म में जो कॉमर्स का जो एंगल आ गया है, उससे भी एक बहुत ही डिस्टॉर्टेड इमेज जो है, जो भी मतलब फेस्टिवल होते हैं उसमें ये एक कॉमर्स का बहुत एक बड़ा एक शो पॉम्प और बहुत ज़्यादा ही बड़े पैमाने में एक होता है, एक डिस्प्ले होता है। तो वो जो है डिस्प्ले में आप बहुत कुछ कहते हैं कि फेथ की बात होती है, सेंटिमेंट की बात होती है, तो उसमें प्रशासन अपना एडवाइस देता है और वो सही एडवाइस देते हैं, पर उसको बिल्कुल नकारते हुए कि और तो कुछ एलिमेंट्स को भी कुछ जो लोकल एलिमेंट्स होते हैं वो भी उसे अपने तो क्या मंदिर समितियां या फिर मंदिर के जो बोर्ड हैं वो इतने ज्यादा प्रभावशाली है, इतने ताकतवर हैं कि प्रशासन उनके आगे नतमस्तक रहता है या फिर कार्रवाई करने से डरता है? जी, ये होता है। ये एक
ये सिर्फ केरल की बात नहीं है, ये पूरे जो देश की बात है। हाँ, जहाँ भी कि धार्मिक स्थल हैं। जहाँ भी ये जो एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और एक जो है आपका जो रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन जो है, स्टेट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, उसके जो और उसका जो पूरा ढांचा होता है, उसमें ये एक कॉन्फ्लिक्ट का जोन जो है हमेशा होता है। और ये क्योंकि खासकर जो है चुनाव के बीच में हुआ है सारा, तो इसमें सारी जो राजनीतिक की सारी पार्टियां थोड़ा बहुत एक दूसरे को एक्यूज तो मतलब लेकिन सवाल है कि करेंगे। जो सबसे ज्यादा लोग जिनकी मौत हुई है, जिम्मेदारी किसकी होगी और क्या वाकई उन्हें सजा मिलेगी? क्या लगता है जिस तरह की राजनीति या प्रशासनिक क्षमता वहाँ पर है? देखिए, मेरे हिसाब से तो एक जो इंक्वायरी ही ठोस रूप से जो है होना चाहिए। अगर जो प्रशासन ने कहा कि नहीं होना चाहिए और उसके जो है बावजूद ये हुआ है, तो किस प्रकार के तत्व थे वहाँ पे, जो लोकल एलिमेंट्स थे जिन्होंने उसका जो उल्लंघन किया है। और स्टेट पुलिस की भी एक जिम्मेदारी होती है कि वो जो भी प्रशासन जो फैसला देती है उसको वो इम्प्लीमेंट करे। अल्टीमेटली प्रशासन किसको कहेगी इम्प्लीमेंट करने को? तो ये जो पुलिस की भी जो कार्यवाही पर कुछ जो है उंगलियां उठ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। थैंक यू। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। 5 राज्यों में चुनाव का आगाज। सरकार के काम पर मतदाता की आवाज। राज्यसभा टीवी पर लगातार पल पल की खबर, हर खबर का असर, भरोसेमंद चेहरे, शानदार विश्लेषण। देखिए लोकतंत्र 2016 सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 पर सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। असम में मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और दूसरे दौर के लिए 61 सीटों पर 82% से ज्यादा वोटिंग हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल में 31 सीटों के लिए आज हुए मतदान में 80% से ज्यादा मतदान हुआ। इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर विवाद में आए असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारों की ये तस्वीरें हैं असम के गुवाहाटी और नगांव की। जोश से लबरेज मतदाताओं ने बड़ी तादाद में पोलिंग बूथों का रुख किया। पहले 2 घंटों में करीब 16% लोग वोट डाल चुके थे। उत्सव मुख का परिवेश है ना यहाँ इलेक्शन में। अपर असम में जो हो गया, बहुत लोग का भीड़ हो गया, मतलब इसलिए ये जो मतलब चेंज है ना, चेंज करने के लिए जल्दी आया। सब अवेयरनेस बहुत बढ़ गया है इस बार वोटर्स का। दिन चढ़ने के साथ ही मतदान ने रफ्तार पकड़ ली। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे, जिसका असर मतदान पर भी दिखा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिसपुर में वोट डाला। Fighting this election to win it, and I am confident that the voters of Assam would reward the Congress Party for the good work it has done for the people of Assam in the last 15 years. असम में दूसरे और अंतिम दौर के मतदान के साथ ही सभी 126 सीटों पर मतदान का काम पूरा हो गया है। दूसरे चरण की 61 सीटों पर कुल 525 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। 82.02% in Assam as at 5 p.m. today, and this is a tentative figure, and this would be changing when the final figure will come and will be compiled. पश्चिम बंगाल में पहले चरण के दूसरे हिस्से में 31 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। ये सीटें पश्चिमी मिदनापुर, बांकुरा और बर्धमान जिलों में पड़ती हैं। यहाँ सुबह से ही मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखा। पहली बार वोट देने वालों से लेकर महिलाएं और बुजुर्गों में वोटिंग को लेकर गंभीर जागरूकता दिखी। पिछले चरण की तरह ही इस बार भी इलाके के लोगों ने अच्छी तादाद में वोटिंग की। That is Bankura, Paschim Mednipur and Bardhaman district, which went for poll today, and the percentage reported at 5 p.m. because as you know that the closer time is 6 p.m. So the figure reported is 79.51%. इस चरण में 163 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण में 49 सीटों पर मतदान हो चुका है। बाकी बची सीटों के लिए अब 5 चरण बचे हैं। 5 मई को आखिरी दौर के मतदान के बाद 19 मई को नतीजा आएगा। प्रणव गोस्वामी के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी।
यूक्रेन में 2 भारतीय छात्रों की हत्या कर दी गई है। इस घटना में एक छात्र घायल भी हुआ है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मरने वालों में मुजफ्फरनगर के प्रणव शांडिल्य और गाजियाबाद के अंकुर सिंह हैं। वहीं आगरा के इंद्रजीत सिंह चौहान घायल हैं। ये सभी वहां एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक एक आरोपी को इस सिलसिले में गिरफ्तार भी किया गया है। यूक्रेन की सरकार ने कल इस घटना की जानकारी भारतीय दूतावास को दी थी। दूतावास ने छात्रों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की मांग की है। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर कांग्रेस ने आज नागपुर में एक बड़ी रैली की, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण की लड़ाई लड़ी और यही उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अम्बेडकर का हमेशा विरोध किया वही आज उनके हितैषी बन रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि 3000 सालों में मनुवादी सोच पर सबसे बड़ा प्रहार बाबा साहब और कांग्रेस ने किया। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने अधिकारों से जुड़ी कई योजनाएं बनाई और ये काम मनुवादी सोच के खिलाफ था। जिन विचारधारा और संगठनों ने हमारी आजादी की लड़ाई में कभी भाग नहीं लिया, हमारे संविधान निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया, वे आप अपनी विभाजनकारी राजनीति के लिए डॉक्टर अम्बेडकर के सबसे बड़े सार्थक होने का बखान कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी इक्वालिटी की बात करती है, गरीबों की बात करती है, कमजोर लोगों की बात करती है, और दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी मनु की सोच की रक्षा करती है। यह सच्चाई है इस देश की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यों को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय करों में हिस्सा बढ़ने के बाद राज्यों को ढांचागत परियोजनाओं में निवेश बढ़ाना चाहिए। दिल्ली में राज्यों के वित्तीय सचिवों के साथ बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कई सुझाव दिए। उन्होंने राज्यों को आय को ध्यान में रखकर खर्च करने की नसीहत दी ताकि वित्तीय अनुशासन बना रहे। Some of the states, depending on parameters, have been given some additional fiscal space. But all of us will have to learn to live and spend within the means and stick to the financial discipline. वित्त मंत्री ने कहा कि सामाजिक क्षेत्र और गांवों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने जरूरतमंदों तक आधार के जरिए सब्सिडी पहुंचाने पर भी जोर दिया। There is now an important national focus that larger expenditure must be spent into the social sector, into infrastructure creation, into rural areas. These are the areas which have been conventionally found lacking in the past. वित्त मंत्री ने कहा कि 4वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद राज्यों का हिस्सा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंदी के बावजूद भारत ने विकास की गति को बनाए रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के 9 राज्यों में सूखे से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में हालात सबसे ज़्यादा खराब हैं। लातूर में लोगों को पानी मुहैया कराने के लिए एक ट्रेन भेजनी पड़ी है। वहीं दूसरे राज्यों में भी पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं और अब पलायन को मजबूर हैं। पानी की बूंद बूंद को तरस रहे लातूर में अब इस ट्रेन से लोगों की प्यास बुझेगी। सांगली जिले के मेराज से पानी भरकर लाई ट्रेन में 50 टैंकर हैं और हर टैंकर में करीब 50,000 लीटर पानी भरा हुआ है। शुक्रवार तक एक और टैंकर ट्रेन लातूर पहुंच जाएगी। हमारी एक दूसरी मालगाड़ी जो है वो भी कोटा वर्कशॉप जो है राजस्थान में वहाँ तैयार हो रही है, साफ हो रही है और वो करीब 15 अप्रैल को तैयार हो जाएगी। उसमें भी 50 डिब्बे हैं और वो मालगाड़ी भी जो है 17 तारीख तक पहुंच जाएगी और पानी का सिलसिला ऐसा चलता रहेगा। हालांकि सूखाग्रस्त इलाकों से लोगों का शहर की ओर पलायन जारी है। लातूर और नांदेड़ से हजारों लोग मुंबई के घाटकोपर पहुंच गए हैं, लेकिन उनकी मुसीबतें कम नहीं हो रही। यहाँ इन्हें ना तो सिर पर छत नसीब है और ना खाने पीने की व्यवस्था। काम के लिए आए हैं वहाँ से, गांव में पानी नहीं है, दुष्काल है, सब ओसाड़ जगह है, इसलिए काम के लिए आए मुंबई। कब से आ रहे हो? 2 महीने हुए सर काम करने। महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री एकनाथ शिंदे ने इनसे मुलाकात करके मदद का पूरा भरोसा दिलाया है। उनका कहना है ये सब लोग मिलके हम लोग देखते हैं और वो कोशिश करते हैं कि उनको 2 महीने तक यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो।
महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ में हालात इतने खराब हैं कि कई जिलों में धारा 144 लगी हुई है। लोग कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। उधर उत्तरी कर्नाटक के 12 जिले सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। हैंडपंप, कुएं और नहरें सूखे पड़ी हैं। लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। ನೀರಿನ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅವರು ಈಗ ಓಟ್ ಕೇಳಕ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಡ್ಕೊಂಬಂತಾರ ಬಂದು. ಅವ್ರು ಏನಿಲ್ಲ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ಅಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡು ನೀರು ತಾಂಬರ ಅಂತ ಅಂತಾರ. ಅವರು ಆ ಓಟ್ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಇವ ಬ್ಯಾಡ ಏನವರು. मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में पानी के लिए हाय तौबा मची है। बुंदेलखंड में आधे से ज्यादा नलकूपों में पानी नहीं है। नदियों की तलहटी में लोग गड्ढे खोदकर पानी निकाल रहे हैं। ना पानी जो है पीने का शुद्ध मिल रहा, बांदा से गंदे नाले का पानी मिक्सचर होकर नदी में आता है, वही पानी पिया जाता है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने भी माना है कि 10 राज्यों में हालात काफी खराब हैं। सिंचाई तो दूर, लोगों को पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य भी सूखे से बेहाल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और मालदीव के बीच आज रक्षा समेत 6 समझौते हुए। इससे पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात हुई। इस बैठक में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई और दोनों नेताओं ने आतंकवाद और धार्मिक कट्टरता से निपटने की साझा कोशिश पर सहमति जताई। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन अब्दुल गयूम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत की। साझा बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का आर्थिक विकास पड़ोसी देशों की तरक्की के बिना अधूरा है। मालदीव की स्थिरता और सुरक्षा भारत के सामरिक हितों से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। मालदीव की समस्याएं हमारी भी चिंता है। मेरा मानना है कि भारत का आर्थिक विकास हमारे पड़ोसी देशों की तरक्की के बिना अधूरा है। भारत ने मालदीव के रणनीतिक हितों की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी परियोजनाओं के काम में तेजी लाने का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का दायरा सामरिक सुरक्षा और आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। उन्होंने आतंकवाद से लड़ाई समेत दूसरे मसलों में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। कि भारत और मालदीव के संबंधों का दायरा हमारे साझे सामरिक सुरक्षा, आर्थिक और विकास के मकसद से परिभाषित है। मालदीव भारत के सामरिक और सुरक्षा हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील रहेगा। इस मौके पर दोनों देशों के बीच कर, पर्यटन, अंतरिक्ष शोध, रक्षा और स्वास्थ्य समेत 6 समझौते हुए। मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन ने इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की थी। मालदीव और भारत के बीच घनिष्ठ ऐतिहासिक और कूटनीतिक संबंध रहे हैं। भारतीय हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल के लिहाज से ये यात्रा बेहद अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब कुछ और खबरें संक्षेप में। पठानकोट हमले के आरोपी मसूद अजहर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस के लिए एनआईए ने इंटरपोल का दरवाजा खटखटाया है। पीटीआई के मुताबिक एनआईए कोर्ट की ओर से जारी गैर जमानती वारंट और दूसरे सबूत इंटरपोल को भेज दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की इजाजत दे दी है। एमसीआई की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह अनुमति दी। असम के तिनसुकिया में बिजली का तार गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई। तिनसुकिया के बनगढ़ी में कुछ लोगों ने 2 लोगों की हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान पुलिस ने हवा में फायरिंग की, जिससे तार प्रदर्शनकारियों पर टूट कर गिरी। कोलकाता हाईकोर्ट ने नारद न्यूज को टीएमसी नेताओं के स्टिंग से जुड़े टेप और उपकरण 3 सदस्यीय समिति को सौंपने के निर्देश दिए हैं। नारद न्यूज के इस स्टिंग में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को कथित तौर पर धन लेते हुए दिखाया गया था। महाराष्ट्र कैबिनेट ने राज्य में डांस बार के नियंत्रण के लिए नए मसौदे को मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी इसे राज्य विधानसभा और विधान परिषद की मंजूरी मिलनी बाकी है। मसौदे में बार डांसरों को छूने और पैसा लुटाने पर 50,000 का जुर्माना और जेल का प्रावधान। टाटा स्टील ने यूरोप के अपने लॉन्ग्स प्रोडक्ट बिजनेस को
ग्रेबुल कैपिटल को बेच दिया है। टाटा स्टील 40 करोड़ पाउंड में ग्रेबुल कैपिटल के साथ कंथॉर्प प्लांट की डील की है। कांग्रेस ने पूर्व सांसद जगमीत सिंह बरार को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई। पूर्वी मुंबई के मुलुंड स्थित हरिओम नगर में कूड़ा मैदान में सोमवार को भीषण आग लग गई, जिसके किसी के नुकसान की कोई खबर नहीं। आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन दल को खासी मशक्कत करनी। यमन में पिछले साल से चल रहे संघर्ष पर अब विराम लग गया है। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में रविवार रात से यमन में संघर्ष विराम लागू हुआ। यमन में हूती विद्रोहियों और सेना के बीच संघर्ष में हजारों लोगों की अब तक मौत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि लीबिया में 2011 के विद्रोह के बाद हस्तक्षेप की योजना उनके कार्यकाल की बड़ी गलती थी। ओबामा ने कहा कि लीबिया के नेता मुअम्मर गद्दाफी को सत्ता से हटाना एक भारी भूल थी। खबरों के आज के सफर में इतना ही।